डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बता दिया था और वेरिएबल सेपरेबल बता दिया था किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आगे हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ से जो शुरू होगा ये हायर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग और बीएससी होगा। इंटरमीडिएट में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो 12वीं में हम लोगों ने पढ़ा है वो हल्का फुल्का हमने रिवाइज करा दिया और कुछ उसके क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे। लेकिन हायर मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए जो हमारे पास इनिशियल चैप्टर या पहला चैप्टर होगा वो यहीं से माना जाता है। इसके पहले एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना ज़्यादा है, क्वेश्चन उसके बिल्कुल कम आते हैं। तो धीरे धीरे उसको भी उसी में हम लोग कवर करते रहेंगे या उसका अलग से कोई बना दिया जाएगा। अब आगे हम लोग कुछ नई नई चीज़ इसमें देखते हैं जो ज़रूरत पड़ती है हमें। तो सपोज करते हैं कि इसे हमारे पास दिया हो dy dx, इसको हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। d2y dx स्क्वायर को हम लोग d2y पढ़ते हैं। तो इसी तरह से dny को जो है dn ऑफ y अपॉन dx n इस तरह से हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये सारी चीजें आई हैं, सब जानते हैं टर्म, ये ऑपरेटर होते हैं। तो अगर हमारे पास किसी सिस्टम में या कहीं पे इस तरह से दिखाई पड़ जाए कोई dn प्लस d ऑफ n माइनस 1 विद एनी कांस्टेंट p1 प्लस p2 d ऑफ n माइनस 2 प्लस p3 d ऑफ n माइनस 3 डैश 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 डैश। लास्ट में हमारे पास यहाँ सिर्फ बचेगा pn, क्योंकि इसकी पावर n माइनस n हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और ये सब कुछ ब्रैकेट में रहेगा और बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू f ऑफ x दिया गया हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग मान लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब अगर इफ p1 p2 डैश 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 pn ये क्या हो, फंक्शन ऑफ x हो तो वो अलग बात होगी। लेकिन किसी दिन ऐसा हो सकता है कि ये सारी जो वैल्यू p1 p2 p3 pn तक जो होगी कांस्टेंट हो जाए और p1 p2 डैश 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 p1 pn ये सब क्या हो जाए, बिकम कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यूज जो होगी सब कांस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ ऑपरेटर बचेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस फॉर्म में हमारे पास बच जाएगा। और दूसरे केस में fx बराबर या जो 0 हो जाए या तो फंक्शन ऑफ x हो जाए। तो इन दोनों केस में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़ेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसी को हमें पढ़ना है। इस केस में भी हमने बताया है कि जब fx की वैल्यू 0 हो जाए और fx की वैल्यू क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ x हो जाए। तो ये 2 केस होगा। तो दोनों केस से हमारे पास जो लेफ्ट में होता है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका जब हम लोग आंसर कभी लिखने जाएंगे सॉल्यूशन या आंसर जब लिखने जाएंगे तो सॉल्यूशन और आंसर में हमारे पास 2 पार्ट बनेगा।
और उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए या लाने के लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होंगे जो करने होंगे। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके सारे टर्म P1 P2 P3 अप टू Pn क्या हो, कांस्टेंट हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है, उसी को हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास ऐसे दिए गए कोफिशिएंट में जो होता है दो पार्ट आएगा। जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन इसका जो हम लोग लिखते हैं तो y इक्वल टू CF प्लस PI होगा। अब जो CF होता है इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री फॉर्म, कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर्म, और जो PI होता है वो कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा हमारे पास दो पार्ट होगा तो ये दोनों अलग अलग निकालने होंगे। पहले CF जो निकालना होगा, CF जो है सिर्फ डिपेंड करता है लेफ्ट वाले कांस्टेंट पे, और PI जो होता है राइट में कोई चीज वैल्यू होगी तभी निकलेगा। अगर राइट में 0 हुआ तो उसका PI नहीं होगा। PI में हमारे पास जो होता है उसमें कांस्टेंट नहीं होता है और CF में कांस्टेंट होता है। PI जो होगा वो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से जो बन के आएगा वही मिलेगा, लेकिन जो CF होगा उसमें हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या 3 या 4 जो भी होंगे उसे लिखना पड़ेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग CF निकालने के लिए जो है कुछ रूल दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे हम 2-3 पार्ट में बताएंगे फॉर CF। जब CF हमें निकालना है तो उसके लिए जो होता है, जो हमारे पास सपोज करो कि कोई इक्वेशन दी गई होगी जिसका हमें CF निकालना होगा। d2y dx स्क्वायर प्लस 5dy dx प्लस 4y इक्वल टू 0 दिया गया है। ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम कैसे पहचानेंगे? लेफ्ट में कहीं भी फंक्शन ऑफ x नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है ddx d2y dx स्क्वायर d3y dx क्यूब इस तरह से टर्म होने चाहिए। राइट में 0 हो या फंक्शन ऑफ x हो, दोनों हमारे पास जो है दोनों केस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगी। अब इसी इक्वेशन को कोई अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है इसको d2 प्लस 5d प्लस 4 बाहर y इक्वल टू 0। अब इसमें जो है इक्वल टू 0 है तो PI नहीं निकलेगा, सिर्फ कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहला हमारे पास काम होगा, चाहे हम इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई हो चाहे इस फॉर्म में दी गई इक्वेशन, जब सोल्यूशन यहाँ हम लोग करेंगे तो पहला स्टेप लिखा जाएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन AE ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको A.E से लिखेंगे।
तो हमारे पास हो जाएगी ये देखो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई m में बना ले, कोई टीम बना ले, कोई u में बना ले, जिसकी जो है मर्जी जिसमें बनाए, लेकिन जनरली हम लोग m में ही बनाते हैं मैक्सिमम बुक्स में, या मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करते हैं। आज अगर कोई पहली बार ये सीख रहा है तो भी उम्मीद है m से ही फॉलो करेगा। अगर उसकी मर्जी हो तो m से ना लिख के a से लिख ले, b से लिख ले, लेकिन a b c क्वेश्चन में रहेंगे, k और t भी क्वेश्चन में रहते हैं। जब कभी m भी क्वेश्चन में होगा तो हम लोग उसको जो है किसी दूसरे अननोन से मान लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कौन सा लेते हैं। अब इस इक्वेशन के रूट निकालने होंगे। 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, 3 डिग्री की बनेगी, 6 डिग्री की बनेगी, 7 डिग्री की बनेगी। रूट्स निकालने के कई मेथड है, कैसे निकाले जाते हैं हम उसके धीरे धीरे कई स्टेप बताएंगे, कहाँ से क्या करते हैं। अब रूट जो होता है वो जो है किस फॉर्मेट में आएगा ये हमें देखना है। रूट पहले केस अगर मान लिया 2, मतलब सपोज करते हैं कि जो रूट आएंगे या तो नंबर आएंगे प्लस माइनस करके, ठीक, फ्रैक्शन में आए या होल में आए, प्लस माइनस आए। एक केस ये हो गया। एक केस ये होता है उनकी वैल्यू इक्वल भी आ जाए, ठीक। एक केस ये होता है जो उनकी वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए, सर्ड फॉर्म में आए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सर्ड फॉर्म जो दोनों आते हैं तो उनका जो होता है एक पेयर भी होता है। अगर कभी भूले से हमारे पास किसी दिए गए इक्वेशन का एक रूट जो है, जिस इक्वेशन में ये वैल्यू जो है यहाँ पे तक जो वैल्यू आएंगी वो जो है रेशनल नंबर हो, उन्हीं की बात हम लोग करेंगे। इरेशनल हो तो उनकी बात नहीं करेंगे। अगर रेशनल है तो उनमें अगर कहीं एक रूट आ गया a प्लस रूट बी तो दूसरा a माइनस रूट बी जरूर होगा, ठीक, क्योंकि रूट बी क्वेश्चन में था नहीं, तो क्वेश्चन में नहीं है तो उसका कॉन्जुगेट होगा, तभी तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और b बन जाएगा रूट बी खत्म होके। तो इसी तरह से अगर a प्लस बी आई आया तो दूसरा a माइनस बी आया, क्योंकि क्वेश्चन में आई नहीं है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये अपने आप उसका जो है दूसरा कॉन्जुगेट पार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आएगा फॉर रियल रूट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कौन सा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए। तो अगर हमारे पास फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो उन रूट को हम लोग नाम दे देंगे से एज m1 कामा m2 कामा m3 कामा डैश डैश mn। इस तरह से हमारे पास 2 रूट, 3 रूट या 4 रूट होंगे। तो जनरली 2 रूट 3 रूट ही लेते हैं। सब क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। उनका जो CF आता है वो होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x एंड सो ऑन। थोड़ा सा जो है दिमाग पे जोर लगा के प्यार से समझना है। अगर हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन बनी उस इक्वेशन में m की पावर 2, m की पावर 3, m की पावर 4, इस तरह से पावर जो आएगी वो जो है हायर हो सकती है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री तक होती है। उनके जब रूट कभी निकालेंगे हम तो उनकी वैल्यू जो है रियल आनी चाहिए। अगर रियल आए और डिस्टिंक्ट आए, सब एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, उस केस में हमारे पास जो CF आएगा, चाहे वो Q की वैल्यू यहाँ पे 0 हो, Q कहें या fx कहें, इसकी वैल्यू 0 हो या ना हो, CF के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CF तो हमें निकालना ही पड़ेगा। PI के लिए राइट हैंड का टर्म हमारे पास देखना पड़ता है। तो हम अभी देख क्या रहे हैं, CF निकालने के लिए हम लोग समझ रहे हैं। CF निकालने के लिए हमारे पास अगर ये दी गई इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को चाहे इसे लिखी हो चाहे इसे लिखी हो, इन दोनों का एक्सिलरी फॉर्म हमारे पास यहाँ ये आएगा। इस एक्सिलरी फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, जो m की वैल्यू जाएगी, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो आएगा वो पहला एक आ सकता है रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। अगर रियल और डिस्टिंक्ट आया तो उसका CF इस तरह से होगा। तो उस केस में हमारे पास यहाँ m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 का फैक्टर करो, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करोगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m।
प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन निकाल लो, m प्लस 4 प्लस यहाँ से 1 निकाल लो, m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m प्लस 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी -1 -4। अब -1 और -4 किसी एंगल से इक्वल है नहीं। क्या ये जो है रेशनल है, रियल है? हाँ है। तो ये केस हमारे पास चल गया, डिस्टिंक्ट भी नहीं है और रियल है। तो अब जब ये लग गया तो इसका जो CF होगा, CF लिखें या इसके क्वेश्चन में डायरेक्ट y लिखें तो y इक्वल टू या CF इक्वल टू लिखोगे, फिर आंसर y इक्वल टू करोगे तो डायरेक्ट y इक्वल टू लिख सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ पे C1e की पावर m1। अब इसमें m1 इसको माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m1 x प्लस C2 m2x e की पावर m2x। तो ये हमारे पास जो है इसका जो है सॉल्यूशन या CF की वैल्यू इस क्वेश्चन की हो जाएगी। और इसी तरह से अब दूसरा देखते हैं जिसमें रूट्स हमारे पास रियल ही हो रहे हों। हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जिनके रूट्स क्या हों, अभी रियल हों। पहला पॉइंट हमने बताया है, उनका CF निकालेंगे जिनमें रूट्स क्या आ रहे हों, रियल आ रहे हों और डिस्टिंक्ट आ रहे हों, इक्वल भी ना आ रहे हों। तो d³ प्लस 6d स्क्वायर, d³ प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 बाहर y इक्वल टू 0। इसका हमें जो है सोल्यूशन निकालना है या सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो। तो डायरेक्ट एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास m³ प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर हमारे पास करना है। तो इसका जब फैक्टर हम लोग करेंगे तो 3 डिग्री के इक्वेशन का फैक्टर करने कई ढंग होता है। तो एक नया ढंग यहाँ सीखते हैं हम लोग। अब कुछ ऐसा टर्म यहाँ ढूंढ लें, कुछ ऐसी वैल्यू m की ढूंढ लें जिससे ये 0 हो जाए। तो इसमें हम दिखाई पड़ रहा हमारे पास हर जहाँ प्लस साइन है तो m की प्लस वैल्यू से कभी 0 नहीं होगा। तो m की वैल्यू निगेटिव लेनी पड़ेगी और वो वैल्यू लेनी पड़ेगी निगेटिव जो 6 का फैक्टर हो। तो 6 का न्यूमेरिकली फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 6 लेना नहीं है। तो 1 2 3 में लेना है। सबसे छोटी वैल्यू पहले 1 देखते हैं। तो -1 अगर कभी भूले से हम इसमें रख दें तो -1 का क्यूब -1 और यहाँ -1 तो कितना हो जाएगा, ये 11 और 1 12 हो जाएगा निगेटिव में। ये पॉजिटिव 12। तो -1 रखने से ये 0 हो गया। अब किसी ने कहा कि वाह साहब -1 रखने से 0 हो गया तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम लगाया जा रहा है क्या? फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम करके भी कर सकते हैं लेकिन लंबा होगा। यहाँ हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो जो नया सीखना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसको चाहे रिमाइंडर थ्योरम, चाहे फैक्टर थ्योरम, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से मान सकते हो। तो हम लोग एल्गोरिथम शुरू की हिट एंड ट्रायल लेके -1 इसमें एक ऐसा था जिससे ये 0 हो जाए। फिर अब क्या करना होता है, दूसरा स्टेप ध्यान देना है यहाँ पे। जब किसी 3 या 3 से ज्यादा कोई डिग्री का कोई इक्वेशन हो जिनके रूट निकालने हो, रियल रूट के लिए है ये, तो जो कोफिशिएंट होते हैं पहले उनको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 है। फिर यहाँ कितना है, 6 है। फिर साइन लिखते हैं, यहाँ कितना है, 11 है। यहाँ कितना है, 6 है। फिर एक लाइन इधर खींचेंगे, थोड़ी जगह नीचे छोड़ के इस तरह खींच देंगे।
कोफिशिएंट लिखेंगे। किसी ने कहा कि कोफिशिएंट जिसका ना हो उसको क्या करेंगे, उसके प्लेस पे हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे। ठीक, 0 के पहले साइन क्या लगाएं, 0 के पहले साइन कुछ नहीं लगाया जाता है, तो उसको 0 + 0 मान के ही आगे बढ़ जाएंगे। कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। मान लिया इसे यहाँ पे m² ना दिया होगा, m³ + 11m दिया होता तो m² के साथ यहाँ 0, तो यहाँ 0 मान लेते हैं। क्लियर। अब इस तरह से हो गया। फिर वो जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से जो नंबर ढूंढा है, वो नंबर जो है हमें पता होना चाहिए। तो वो बाई चांस नंबर कितना है, -1 है। तो उस नंबर को उठा के यहाँ पे रखेंगे। क्या ये जरूरी है कि जो नंबर यहाँ होता है वही यहाँ आता है अपोजिट साइन से? नहीं, ये बाई चांस हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ उतरेगा। तो ये नंबर हमारे पास जो है सेम इस तरह से उतर जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। समझना प्यार से है और क्वेश्चन तेजी से करना है। जब समझ में आ जाएगा तभी तेजी से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इतना समझ लिया हमने। फिर आगे स्टेप बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर क्या करना होगा, देखो इस जो उतरे हुए नंबर यहाँ पे आया है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आगे लिखा जाएगा। अगले नंबर को आगे चलने के लिए, आगे पहुंचने के लिए पीछे हमें देखना जरूरी होता है। तो हम पीछे देखने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर मिलेगा आगे लिख देंगे। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आए कितना, -1। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर इनको क्या करते हैं, ऊपर नीचे को जो नंबर आया है उसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो किसी दिन यह 5 बन जाएगा। जैसे 5 बनेगा फिर इससे मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, फिर अगले के नीचे लिखेंगे तो ये -5 हो जाएगा ये। फिर यहाँ ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर इसको ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 आना जरूरी है। अगर 0 नहीं आता है तो हमने जो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो नंबर लिखा है जिससे हमारा कैलकुलेशन 0 आ रहा है, वहां पे रॉन्ग है, या तो कहीं और रॉन्ग हमने कर दिया है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद जो है दूसरा स्टेप हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें 3 डिग्री थी, जिस चीज से ये हमारे पास क्या हुआ है, 0 हुआ है, उसको अपोजिट साइन सहित यहाँ पे बगल में हम लोग लिख देंगे। -1 से हुआ है तो +1 m+1 बगल में लिख देंगे। फिर एक दूसरा ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब ओपन ब्रैकेट जब करेंगे तो हमारे पास जो है ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ओपन और क्लोज वाला नहीं देखेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये पावर 3 थी तो 2 पावर से होगा, तो 2 पावर वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब m² × 1 तो अगेन m² प्लस m × 5 तो 5m प्लस 6 = 0। अब हमारे पास m² + 5m + 6 का भी फैक्टर जो है कर सकते हैं। तो फैक्टर इसका करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालेंगे तो 2 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m+1 ऐसे आएगा। ये डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो तो m+2 m+3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी -1 -2 -3 आ गई। चिल्ला के हम बोल सकते हैं कि -1 -2 -3 इक्वल नहीं है और तीनों क्या है, रियल है। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास जो CF आएगा वो क्या हो जाएगा, y = C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x। किसी बच्चे ने कहा कि मैं जो है इसके प्लेस से C1 लिख दूं, यहाँ C2 लिख दूं, यहाँ C3 लिख दूं, कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। C1 C2 C3 किसी दिन फिक्स होंगे, अभी कुछ भी हो सकते हैं। जब फिक्स होंगे तब तुम्हारे पीछे डंडा लेके दौड़ेंगे, ऐसे जो है तुम सही हो। तो ये हमारे पास वो था जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो। अब इसी तरह से हमारे पास वो भी दिन आने वाला होगा जब कभी हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसका डी के फॉर्मेट में या dy/dx के फॉर्मेट में होगा, उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो वो जो है रूट देने वाली जो इक्वेशन आएगी, m की वैल्यू सेम आएगी। m की वैल्यू 1 1 आ सकती है, m की वैल्यू 2 2 आ सकती है, -1 बना सकती है। तो वो भी दिन दूर नहीं है। तो सेकंड केस हम देखते हैं इसका। सेकंड केस देखें और उसके ऊपर 1 2 क्वेश्चन लगाएं।
तो इस तरह से सेकंड केस जब देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और तुरंत जो है क्रिएट होगा, क्या जितने क्वेश्चन आएंगे सब में या तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे या जो है सब में रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो भी केस हो सकता है। तो उसकी पावर 4 या 5 मतलब 6 या कम से कम 5 होगी तभी हो पाएगा कि 2 रूट रियल आ जाए, मतलब 2 रूट इक्वल आए, 2 रूट डिस्टिंक्ट आ जाएं, या 3 डिस्टिंक्ट आ जाए, 3 इक्वल आ जाए, 2 डिस्टिंक्ट आ जाए, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, वो भी केस बन सकता है। लेकिन पहले हम लोग इक्वल वाला देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें होगा, दूसरा पॉइंट यह होगा हमारे पास, फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल भी हो और इक्वल हो जाए। तो इक्वल में जो है हमारे पास 3 इक्वल हो सकते हैं, 2 इक्वल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। क्या एक इक्वल होगा? एक रूट तो होगा तो इक्वल मानेंगे ही नहीं। अगर हमारे पास रूट्स जो है इक्वल आ जाए, पेयर में आ जाए, अच्छा है, ना आए वैसे, तो उनके लिए मान लेते हैं से एज m। तो पहले 2 बार मानते हैं, से एज m, तो इसका जो आएगा CF इक्वल टू या y इक्वल टू, तो आएगा C1 प्लस C2x e की पावर mx। जब हमारे पास 2 रूट इक्वल आएंगे तो जो रूट इक्वल आएगा उसके लिए C1 C2 तो बनना चाहिए, 2 रूट है तो 2 जहां कांस्टेंट आर्बिट्री आएगा तो वो हमने लिख दिया। अगर मान लिया हमारे पास एज m, 3 रूट आ जाए तो उसका CF हो जाएगा y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ब्रैकेट बंद e की पावर mx हो जाएगा। जो पकड़ना है पकड़ लिए रास्ता, अब दौड़ सकते हो, 4 हो जाएगा तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x की पावर 3 ब्रैकेट बंद e की पावर mx हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये उस जमाने में आंसर होगा जब हमारे पास इक्वल और रिपीट मतलब रियल और रिपीटेड रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे। इसे रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं। रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे। अब इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। d2y dx स्क्वायर -1 या -y इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। d2 प्लस 4d प्लस 4 बाहर कितना हो गया y इक्वल टू 0। ये कोई हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करना है, CF इसका निकलेगा। तो अब हमारे पास यहाँ का इसका इक्वेशन जो आएगा वो आएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कोई भी इसका फैक्टर करेगा तो 2 इंटू 2 लिख देगा, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4। थोड़ा और दिमाग दौड़ाने पे हमारे पास इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर दिखाई पड़ जाएगा। m की वैल्यू -2 हो जाएगी। कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी है, इसका आंसर निकल आएगा जल्दी से। तो m की वैल्यू जो है -2 आई, रिपीटेड रूट आया और रियल आया, तो ये केस जो है दूसरा वाला वो वैलिड होगा। इसका जो हमारे पास CF आएगा
या y आएगा तो c1 प्लस c2x बाहर e की पावर -2x हो जाएगा। इसी तरह से इसका कोई दूसरा क्वेश्चन कर लें। तो दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे तो क्या हमारे पास कभी अल्फाबेट भी आ सकता है? हाँ आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकता है। चलो अल्फाबेट लेके दिखा लेते हैं, कर लेते हैं। तो हमारे पास किसी ने कहा d3y dx क्यूब प्लस 3a d2y dx स्क्वायर प्लस 3 3a dy dx प्लस a क्यूब इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया। जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? m क्यूब प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास हो जाएगा यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m क्यूब प्लस 3am स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर m प्लस a क्यूब इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है, तो देखते हैं। तो इसको साथ में कर लो। तो m क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3am बाहर निकालें, a प्लस m इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3m a प्लस m इक्वल टू 0। तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया ये। तो m प्लस a का होल क्यूब तो इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइड m इक्वल टू माइनस ए माइनस ए माइनस ए, 3 रिपीटेड रूट आ गए। तो इसका जो CF आएगा या y आएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर -ax। तो ये
दो केस पीआई का हुआ जब इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो और दूसरा रियल और रिपीटेड रूट हो, तो उसका हमारे पास ये आ गया। अब आगे हमारे पास दो केस जो और होते हैं वो बताएंगे, फिर जो है कंबाइन करके बताएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं आगे।